इन्होंने ना सिर्फ सर्विस रूल को बदला है बल्कि पूरी की पूरी तरह सर्विस रूल की धज्जियां उड़ाई हैं। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के अधिकारों को खत्म कर दिया है और वो भी रिटर्न रूप से। ये देशद्रोह है, कोई ये छोटा मोटा घोटाला नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित लाल और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं हमारा ये खास कार्यक्रम हलफनामा। आरसीएस ने 31 मार्च 2023 को एक आदेश जारी कर बैंक को यह कहा है, मैनेजमेंट कमेटी को, कि आप मैनेजिंग डायरेक्टर मौजूदा जो अनीता रावत हैं उनको बदलिए, क्योंकि उनकी नियुक्ति के लिए सरकार से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। मैं बैंक इस आरसीएस के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट गया था। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद एमडी अनीता रावत को, फर्जी एमडी अनीता रावत को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये फर्जी एमडी जेल की सलाखों के पीछे कब तक पहुंचती है। खैर, इस पूरी कहानी पर हम विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले हम अपने खास मेहमान से आपको मिलवाना चाहते हैं, सत्यवीर खत्री जी। पहले भी इस चैनल पर कई बार आपने देखा होगा। आज इनके मौजूदगी की खास वजह यह है कि ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर है फर्जी एमडी अनीता रावत, इसके खिलाफ सबसे पहले दस्तावेजी सबूत सत्यवीर खत्री जी ने ही दिल्ली न्यूज 24 को सौंपे थे, जिसके बाद दिल्ली न्यूज 24 ने आरसीएस, नाबार्ड, आरबीआई और अन्य प्रतिवादियों को पत्र भेजकर इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा था। जानना चाहा था कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, और उनके गोलमोल जवाबों ने हमें जनहित याचिका तक जाने को मजबूर किया था। और अब सच्चाई वाकई में सामने आई है, और सत्यवीर जी का कथन जो उस वक्त जो आरोप इनके थे, जो इन्होंने दस्तावेज हमें सौंपे थे, वो आज सच की कसौटी पर 100% सही खड़े साबित हुए हैं। तो आज मौका है सत्यवीर जी कि आपको बधाई दी जाए कि 6 सालों के इस पूरे संघर्ष के बाद आज कुछ ऐसा है जो आज आप मतलब पब्लिक डोमेन में रख पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप बधाई स्वीकार करें और बताएं कि आज पहली बार, 6 सालों में पहली बार, शायद ऐसा कह सकता हूं कि अब आरसीएस ने आपकी सुनवाई की है। एक बधाई का कोई पत्र नहीं है। अच्छा, मैंने घूम फिर के 4 साल से परेशान हो गया। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, धक्के खा के मैंने लेटर लिख के इस नतीजे में पहुंचा कि आरटीआई लगाई थी। आरटीआई में इन्होंने ये जवाब दिया कि ये फर्जी है, और फर्जी होने के बाद भी आरसीएस भी इसको बिल्कुल नहीं हटाते। अब ये पता नहीं कि क्यों नहीं हटा रहे, क्या क्या मामला है। आदेश तो जारी कर दिया है मैनेजमेंट कमेटी को। हाँ, तो जारी कर दिया। ये लेटर लिख रहे हैं तुम फर्जी है, तुम कब हटोगे? ये कोई तरीका है क्या इनका? ये ऑफिसर है क्या? अब चोर को कह रहे हैं भाई तू चोरी क्यों करिए? बताओ, ये कोई तरीका हुआ? क्या पता ये प्रोटोकॉल हो? ये सब इनकी मिली भगत है। ये जो दफ्तर है ना, ये सारे पब्लिक ग्रीवेंस, नाबार्ड, आरसीएस, आरबीआई, सब एक दूसरे के मिले हुए हैं। मैंने सबके लेटर मेरे पास है। सब ने गोड़ मोड़ करके मेरे को जवाब देगा। और निधि चंद्रा करी मैंने आपके पैसे दे दिए, और निधि चंद्रा ने यूँ नहीं पता कि किसके पैसे निकाल के मेरे को दे दिए। जिसके पैसे निकाल दिए वो 7/4/17 को, उसका नाम ईश्वर सिंह है। लिख तो देती अभी इसके अकाउंट से मेरे को दिए है। वो कंप्लेंट करता है, जाने दो FIR करवा दी, उसी के पैसे निकाल दिए, उसी की FIR करा दी, माँ भाई मारी भी करा दी। नहीं पकड़ा सब ये। अरे हमने बहुत तहकीकात करके, और देखो ये लेटर जो है मनी लॉन्ड्रिंग करती है। ये हमने इतने उस पर पहुंचे, हमें सीबीआई ने भी पकड़ रखा, सब ने वो कर रखा। कोई ना बोलता इसमें। ये देखो, इसके परिवार के आदमी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। अनीता रावत के ये पैसे 25-25 हजार रुपये मेरे पास अकाउंट है, और उसमें ट्रांसफर कर रखे इसने अपने अकाउंट में 25-25 हजार, 1 लाख रुपया। तो हाँ, वो स्टाफों से, वो जनहित याचिका में वो तथ्य हमने कोर्ट के समक्ष रखा है।
और ये बात सही है कि ये आरोप जनहित याचिका में अभी विचाराधीन है। अनीता रावत को जब एमडी बनाया गया था, ये पूरी कहानी आपको आज समझाता हूँ। एमडी तो एम्प्लॉइज को बना ही नहीं सकते। मैं 35 साल नौकरी करके आया हूँ वहाँ पे। जब मैं भी नौकरी करता था, ये भी डायरेक्ट अकाउंट ऑफिसर आई थी। कैसे आई मैं भी जानता हूँ, ये भी जानती है कि तू कैसे आई यहाँ पे। तो आज बता दो दर्शकों को। क्या अब तो फर्जी एमडी हो गई, अब तो आरसीएस फर्जी कह रहा है। अब तो आप पर कुछ मानहानि का भी दावा नहीं हो सकता। दोस्तों मेरे ऊपर तो इस फर्जी एमडी को फर्जी कहने के लिए 2 करोड़ 10 लाख रुपए की मानहानि का दावा ठोक रखा है बैंक ने। सोचिए, तो जैसे करेगी वैसे भुगते ही है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश संख्या 90/17/2013 है अल्लम पल्लम के मामले में। वो एक कौशिक है, वो बैंक का एक वकील था। अच्छा, उसने लिख रखा लेटर आगे। अभी ये जो है ना, मैं लिख रहा हूँ कि ये अपलम थपलम कुछ नहीं है, तुम अपना आरटीआई का जवाब ही मत दो। भाई बहुत बढ़िया वकील है। बैंक मतलब दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और रूल के मुताबिक नहीं, वकीलों की सलाह पे चलता है। सब ताक पे रख दिया, वकील जो मनमानी सलाह देते हैं। कौशिक ने लेटर लिख के दे दिया, लेटर मेरे पास है और तुम चिंता मत करो। तो आप लोग एक बात बताइए, आप लोगों के जब संज्ञान में ये मामला है और जनहित में आप लोगों ने इतने बड़े बड़े कंप्लेन किए हैं, तो आप लोग ऐसे वकीलों की क्यों नहीं बार एसोसिएशन में कंप्लेन करते हो? हम तो खैर जनहित याचिका में ये कोर्ट को स्पष्ट रूप से बताने वाले हैं कि ये कैसे कैसे इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का गलत इस्तेमाल हुआ, कैसे वकीलों से गलत सलाह लेने का नाटक पूरा रचा गया, उस डॉक्यूमेंटेशन को बनाया गया। ये फर्जी मतलब कि दस्तावेज कूट करके बनाना, ये भी एक आपराधिक मामला है। अरे वकील तो सारे के सारे बिके हुए हैं मेरे। कभी वो पैसे ले जाता है, उसको छोड़ रहा, दूसरा ले आता है। वो नितेश मेरा सारा काम खराब कर गया। 2 आरटीआई लगाई थी, एक का जवाब दे दिया, दूसरे का दिया नहीं। बोला मैं भूल गया। अरे भूल ये वकील है सारे। चलो ये मामलों में आदमी भूल सकता है, वो कोई है। उस मामले में तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये बैंक के तो बाद में देखूंगा, उनसे पूछूंगा भाई मेरा केस खराब क्यों करा। वो तो मैं वहाँ पे कंप्लेंट बात, वो तो चलिए आपके पर्सनल बार एसोसिएशन का वो अलग मसला है। इसको देखे। हाँ, ये जो है ना, अच्छा 20 लाख का स्टेटस रिपोर्ट में आईओ ने लिखा है मैनी ऑफिशियल्स आर इन्वॉल्व इन दिस फ्रॉड। सिर्फ आईओ लिख रहा है और मजिस्ट्रेट के दे रहा है, उसको कुछ कह भी नहीं। एज हर husband is pursuing the matter, he is being threatened by bank officials as a number of bank employees are involved in this fraud। ये तो आपके फेवर में है। और हम तो कह रहे हैं इनको पकड़ो, और ये ना ये छोड़ रहे हैं इनको, बोला तुम भाग जाओ। नहीं एफआईआर मोदी है तो मोदी कह रहा भ्रष्टाचार वालों को पकड़ो, हम पकड़वा रहे हैं। तो कह रहा ना छोड़ दो इनको। भाई बहुत अच्छी बात है भाई। नहीं चलिए देखिए, ये तो माना जा सकता है कि न्याय मिलने में थोड़ा समय मिलता है, लेकिन जहां तक आईओ की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आपके फेवर में दिखती है। इसमें कहीं ऐसा कुछ दिखता नहीं कि आईओ ने कोई बात छुपाई हो या कोई बात गलत लिखी हो। अब जैसे यहाँ ये लिखा हुआ है कि किन लोगों को जमानत मिली है इस मामले में, किसने अभी तक इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया है। ये रिपोर्ट तो आपके फेवर में है सत्यवीर जी। रिपोर्ट में मैं क्या करूँगा, आप एक बार बताओ। निधि चंद्रा ने लिख के दे दिया, पैसे दे दिए आपके, वो दूसरे आदमी। अच्छा हाँ ना, ये एफआईआर होने के बावजूद नाबार्ड और आरबीआई नाबार्ड का पैसे दे दिए, कंप्लेन बंद कर देता है। हाँ अच्छा देखो उसके खाते में। और आरसीएस ने विधानसभा को ये लिख के दिया है कि अभी आपके इंटरेस्ट का मामला पेंडिंग है। वो मेरे पास आया कि आरसीएस का बेकार में बैठे, ये दफ्तर तो बेकार है, ये दफ्तर तो बंद कर देना चाहिए मोदी जी ने। ये जितने भी बैठे हैं मैं सारे के सहकारिता मंत्रालय बन चुका है। अमित शाह जी अगर ये वीडियो सुन रहे हो तो बड़ी मेहरबानी होगी अगर वो इस मामले पे जल्द संज्ञान ले। और बीजेपी नेताओं को भी चाहिए, जिन लोगों ने मेरे को धोखा दिया है, मेरे को लिख के दिया है, और बैंक आपको जवाब देगा। अरे बैंक को देगा, तू यार बैंकिंग कैसा है, तो फिर यहाँ पे क्यों बैठा है। आरसीएस कह देता हाँ चलो फॉरवर्ड कर दो बैंक में, बैंक कहता है भाई हम जवाब बना देते हैं, हम आरटीआई के दायरे में है।
वो आरटीआई क्या है देखो, ये आरटीआई वो है जो कौशिक है ना, कौशिक है, ऐसे कौशिक है, उसने लेटर हमें लिख के दे दिया कि मैडम आप चिंता मत करो, आरटीआई वारटीआई कोई जवाब नहीं दे रहा, ये लेटर मैं दे रहा हूँ। और बताओ ये आरटीआई बंद है कर दी। वो तो गलत सलाह है, क्योंकि नाबार्ड फंड और सब्सिडी देता है इस बैंक को। नाबार्ड कहता है, हाँ, फंड और सब्सिडी नाबार्ड देता है। मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है, नाबार्ड ने फॉरवर्डिंग की है, नाबार्ड ने फॉरवर्ड कर दी। अब भाई मेरे में इतनी वो तो है नहीं, मैं इनको जाके कुछ करूँ, इनकी तो तनख्वाह बंद करवाओ सबकी। नहीं, अब वही बात हम कह रहे थे। सबसे पहले तो दर्शकों को अब ये बता दें कि अच्छा, इसने कहा इसने कि अभी आप क्यों बैठी हो, आप इनवैलिड हो, इलीगल हो, कोई उठा के कोर्ट में आके हमें जो ना सजा दे दो। बताओ ये कोई तरीका है? नहीं, पर स्टे उनको मिला तो नहीं, कोर्ट ने उनको स्टे तो नहीं दिया, राहत तो दी नहीं ना, मामला तो जनहित याचिका में फॉरवर्ड कर दिया गया। 27/4 की सुनवाई है। अब वहाँ देखे जाएंगे 27/4 की। नहीं, 27/4 को तो दिल्ली सरकार को हलफनामा देना है कि वो इन आरोपी प्रतिवादियों पे क्या कार्रवाई करती है। वो दिल्ली सरकार 4 हफ्ते में देना था। नहीं, 4 हफ्ते में देना था उन्हें। नहीं दिया, झूठ नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने शुरुआत तो कर दी है। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अनीता रावत को हटाने का आदेश तो मैनेजमेंट कमेटी को जारी किया है। इसका मतलब दैट्स कॉल। इसमें एक चीज और खास हमें मिली है, इसमें जो नोटिस जारी हुआ है उस नोटिस में सत्यवीर जी ये बकायदा दर्ज किया गया है कि विजिलेंस की रिपोर्ट में भी अनीता रावत की नियुक्ति गलत पाई गई है। इस आदेश से पहले जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बैंक को नोटिस जारी किया था, उसका सब्जेक्ट बता दूं, रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ मिसेज अनीता रावत एज द मैनेजिंग डायरेक्टर इन द दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। इसका एक पैरा काफी वो है, महत्वपूर्ण है, जो पढ़ना चाहूंगा। इन द एबव रिगार्ड इट इज स्टेटेड दैट डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस DOV GNCT ऑफ दिल्ली हैज ऑब्जर्व दैट एज पर रूल 58 ऑफ DCS रूल 2007 मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बैंक विल बी अपॉइंटेड बाय द कमेटी इन कंसल्टेशन विथ द गवर्नमेंट। This was apparently not done in the case of appointment of Mrs. Anita Rawat as MD of the Delhi State Cooperative Bank Limited, as no proposal for period consultation was met with the government before her appointment and no such approval was given. Therefore, her appointment as MD is irregular and appear to be violation of DCS Act and rules. ये तो है जी विजिलेंस की बात जो नोटिस में दर्ज है। और इसके बाद बैंक ने अपना वही रटाया जवाब पेश किया जो उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी के समय पेश किया था कि हमारे को अपना सर्विस रूल बदलने की पावर है, जबकि उस स्पेसिफिक रूल में ही लिखा हुआ है कि सरकार अभी ऐसा निर्देश जारी करेगी। दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया, पर डॉक्टर विजेंद्र सिंह के नेतृत्व वाली जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की, इन्होंने खुद ही सर्विस रूल बदलना अपना अधिकार समझ लिया, जबकि उसमें स्पेसिफिक मेंशन है कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों को अपने सर्विस रूल या कोऑपरेटिव बैंकों को अपने सर्विस रूल बनाने के लिए जल्द से जल्द सरकार ऐसा निर्देश जारी करेगी 2003 के एक्ट के बनने पर। ये 2003 के एक्ट और रूल में लिखा हुआ है, मेंशन है ये। और सर्विस रूल बनाने के बाद उसको RCS से अप्रूव कराना भी जरूरी होता है। जिस DPC मीटिंग की का हवाला विजेंद्र सिंह जी दे रहे हैं बार बार अपने जवाबों में, वो DPC का जो कमेटी है वो RCS ऑफिस और LG ऑफिस बनाया करता था। इन्होंने ना सिर्फ सर्विस रूल को बदला है बल्कि पूरी की पूरी तरह सर्विस रूल की धज्जियां उड़ाई हैं। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के अधिकारों को खत्म कर दिया है, और वो भी रिटर्न रूप से। ये देशद्रोह है, और ये छोटा मोटा घोटाला नहीं हुआ है, ये महाराष्ट्र के PNC बैंक से भी बड़ा घोटाला है। यहाँ टेक्निकल राइट ऑफ होते हैं, यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग होती है, यहाँ सेना के अधिकारी मतलब AGM निधि चंद्रा के पति जी मतलब
इतनी बातें हैं जो कि पब्लिक डोमेन में कही नहीं जा सकती। हमने सारी चीजें कोर्ट के रिकॉर्ड पे रखी हैं, क्योंकि मामले इतने सेंसिटिव हैं कि उन्हें कैमरे पर डायरेक्टली कहा नहीं जा सकता, डॉक्यूमेंट हाथ में होने के बावजूद। क्योंकि इन मामलों पर एनसीसीएफ के शेयर खरीद घोटाले का ले लीजिए, उसमें फरवरी में सीबीआई ने पूछताछ शुरू की है, उस मामले का क्या हुआ अभी तक नहीं पता। 1600 करोड़ नेफेड के घोटाले में उसमें क्लीन चिट लेके बैठे हुए हैं, ये बोलकर कि लोकल नॉमिनी वगैरह बोर्ड के मेंबर नहीं होते, बायलॉज फर्जी पेश कर दिया। जबकि लोकसभा में सरकार ने कहा है कि स्पेशल नॉमिनी मिलाकर ही 21 लोगों का बोर्ड बनता है। मतलब कुछ भी कागजात पेश करके कोई भी फेवरेबल ऑर्डर ले रहे हैं। इसीलिए हमने ये कार्यक्रम बनाया हलफनामा। आज चूंकि ये पुराना मसला है और ये 21 मार्च 2003 का आदेश है, इसके बावजूद जो हमारी जानकारी है, आज भी मैनेजिंग डायरेक्टर अनीता रावत जस के तस है अपनी कुर्सी पे। वजह वो भी बताते हैं। आरसीएस ऑफिस ने ये लेटर मैनेजिंग कमेटी को लिखा है 21 मार्च 2023 को। इस मैनेजिंग कमेटी ने इस आदेश के खिलाफ कोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने इस मामले को जनहित याचिका के वकील के क्षितिज महिपाल जी के दखल के बाद, उनके फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखने के बाद इस मामले को भी विचाराधीन जनहित याचिका में 27 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध करने के लिए भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया आपने यहां से। उसका जो कोर्ट का आदेश जो अपलोड होगा उसकी जानकारी हम आपको अगले एपिसोड में दे देंगे। लेकिन अभी बात कर लेते हैं जो ऑब्जेक्शन है जिस वजह से ये वीडियो आज बनाना पड़ रहा है। ऑब्जेक्शन बहुत छोटे छोटे हैं दर्शकों। जिन पाठकों को इस मामले की पूरी कहानी पता है, जिन्होंने पिछले एपिसोड देखे हैं, उनको ये भी भली भांति याद होगा कि सिर्फ अनीता रावत ही नहीं, अनीता रावत के 9 रिश्तेदारों की भी इस बैंक में अवैध तरीके से भर्ती की गई, जिस वजह से हमने इस बैंक को एक छद्म नाम दिया था, रावत कोऑपरेटिव बैंक। पहली चीज। दूसरी चीज, लगातार पिछले 6 सालों से रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के नजरों में एक्ट का उल्लंघन करके, बाकायदा रजिस्ट्रार को इस बारे में सूचित करके, जो डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने पूरी साजिश रची इस एमडी को बिठाने के लिए, सिर्फ 25 दिनों में 3 प्रमोशन नहीं दी गई, बल्कि विजेंद्र सिंह जी को यह भली भांति मालूम था कि वो खुद डीपीसी जैसी कोई मतलब कि कमेटी बनाकर खुद बैंक के स्टाफ को एमडी नहीं बना सकते, क्योंकि आरएस दहिया के समय भी यही चेयरमैन हुआ करते थे। और इन्होंने खुद बोर्ड की मीटिंग में बताया है कि आरएस दहिया जी को दिल्ली सरकार ने फला फला पत्रांक संख्या और फला फला दिनांक के माध्यम से नियुक्ति को मंजूरी दी। और उसमें यह भी दर्ज है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर आता है वो नाबार्ड से डेपुटेशन पे आता है, और डेपुटेशन पे जो आरएस दहिया आए थे उन्होंने ही पब्लिक डोमेन में ये बयान दे रखा है कि बैंक, सहकारी बैंकों की बेहतर कार्य प्रणाली को बेहतर करने के लिए अब जो है मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति जो है नाबार्ड सीधे करता है। जबकि नाबार्ड ने बाकी बात के जितने भी हमने आरटीआई दाखिल किए, उन आरटीआईओ में इस बात से साफ इनकार कर दिया है, यहां तक कि जनहित याचिका में हलफनामा देकर कहा है कि उनका मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति से कोई लेना देना नहीं। जबकि उसी जनहित याचिका में बैंक बार बार यह दावा करता है कि नाबार्ड ने जो है अपने रिपोर्ट में जो है फिट एंड प्रॉपर का हवाला दिया है। अब ये बड़ी विरोधाभासी स्थिति है। नाबार्ड तो हलफनामा देके जनहित याचिका में कहता है कि नहीं जी, हमारा कोई इनके सर्विस मैटर से लेना देना नहीं, हमसे एमडी की परमिशन लेनी जरूरी नहीं। लेकिन आरबीआई के फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया का हवाला नाबार्ड दे रहा है, ये दावा बैंक कर रहा है। ये देखिए, और बैंक तो यहां तक कह रहा है कि हर एनुअल रिपोर्ट में, जबकि वो नियम 2019 में बना तो 16 से हवाला कैसे दे रहा है नाबार्ड। नाबार्ड के एके मोहंती मौजूद नहीं थे। एक्ट के प्रावधानों की सिर्फ बैंक ने ही गलत व्याख्या नहीं की है, नाबार्ड और आरबीआई ने भी की है। और इसीलिए इस जनहित याचिका की शुरुआत में जो है एसआईटी की डिमांड की गई थी। और जिस तरीके के इन्होंने हलफनामे पेश किए हैं कोर्ट में जनहित याचिका में,
उनका बस काउंटर रिप्लाई कोर्ट एक बार मांग ले और हम दाखिल कर दें तो SIT अलाउ होते भी देर नहीं लगेगी। जैसे इस फर्जी MD को आखिरकार रजिस्ट्रार को मानना ही पड़ा कि अनीता रावत की नियुक्ति अवैध तरीके से की गई है। अब एक सवाल ये खड़ा होता है कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार जो जांच अधिकारी थे रंजीत सिंह जी, उन्होंने एक चीज मेंशन की है रजिस्ट्रार महोदय, फिर से आपको याद दिलाऊं कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में अगर ये पाया गया कि बैंक ने गड़बड़ियां की हैं तो सेक्शन 118 के तहत पुलिस जांच की रिकमेंडेशन है। ये रिकमेंडेशन नहीं है कि 6 साल कोई फर्जी MD के तौर पर बैंक से 3-3 लाख रुपए हर महीने सैलरी के रूप में ले, अपने 9 रिश्तेदारों को भी 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए ऊंचे पोस्टों पे भर्ती करवा के हर महीने उठाए, करोड़ों का सैलरी गबन करे और उसके बाद आप उसको एक लेटर जारी करके कहते हैं कि जी नया MD नियुक्त करो, पुराने का तो कोई बात नहीं। मतलब ये तो अच्छा सिस्टम है, 6 साल फर्जी नौकरी कर लो और उसके बाद सारी सैलरी और सारी सुविधाएं डकाल के जाके अपना घर में आराम से बैठो। चाहे फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में ये साफ साफ निर्देश हो कि अगर गड़बड़ी पाई गई तो पुलिस जांच करवाई जाए। आपने इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में RCS महोदय कौन से एक्ट का हवाला देके आपने लिख दिया कि आपका जुरिडिक्शन नहीं है भर्ती घोटाले की जांच के लिए बाहरी एजेंसी से कराई जाए? दिल्ली दिल्ली नागरिक बैंक का मामला कोर्ट के रिकॉर्ड पर रखें जिसमें आपने 40 बच्चों और 62 लोगों की प्रमोशन को खारिज करवा दिया था। वहां आपके पास कैसे इस एक्ट में पावर आ गई थी कार्रवाई करने की? और जब मामला डॉक्टर विजेंद्र सिंह का है तो आपके पास पावर नहीं है। तो दोस्तों ये खुलेआम जो कोर्टों में जो हलफनामे पेश किए जाते हैं ना, वो हलफनामे सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा होते हैं ज्यादातर। आरोपी जो है बचने के लिए वकीलों की मदद से, अब ये देखिए इस केस में एक नए महोदय आए हैं जो पिछले थे क्या कहते हैं आपके यहाँ AGM लिटिगेशन, जितेंद्र कुमार, इनके CIC के मामले में 340 भुगत रहे हैं। वही RTI का मामला जिसमें थल्लम पल्लम का हवाला दिया था बैंक ने, यही है ना? हाँ यही है। वो जितेंद्र सिंह झूठ बोल के चला गया, स्टे ले गया था। हाँ स्टे ले गए। मैं CIC में जीत गया, ये जाके अपना जो ना मेरे वकील से मिलके और सटे ले गए। तो 340 की कार्रवाई विचाराधीन है। हाँ तो विचाराधीन है ये 5 AGM लिटिगेशन पे। हाँ और आपके तो चेयरमैन पे भी 340 का आरोप है। और वो NCSC में है, वो शेड्यूल कास्ट में लगी हुई है। उसी एम्प्लॉय के साथ आपकी मिली भगत का आरोप है ना? हाँ मेरी मानहानि में। हाँ आपका भी तो नाम है शोकॉज नोटिस पे। वो लेखराज ने लिखा है। तो लेखराज आपको नहीं जानता है कि आप बैंक एम्प्लॉय हो? ये सारे जानते हैं मेरे को। तो बैंक एम्प्लॉय इन्होंने अपने नाम क्यों नहीं लिखे? मजेदार बैंक है, मतलब बैंक एम्प्लॉय के पास अगर सर्विस के बाद भी अगर मिलता है तो वो बैंक की नजर में नेक्सस है। अरे दरियागंज में अनीता रावत ने भी काम किया, मैंने भी किया, इसका नाम लिख देते। तो अनीता रावत का भी आपके साथ नेक्सस में निकलता है। मेरा नाम लिख देते उसमें। अब फर्जी MD है। हाँ अगे सतबीर भी यही काम कर रहा है, रिया भी कर रही है, वो उसका नाम क्यों नहीं लिखा? ये लेखराज ने मेरा ही क्यों लिख दिया? लेखराज क्या, एक माननीय काद्यान जी हैं। हाँ। एक माननीय अनिल बंसल जी हैं। फर्जी MD को बचाने के लिए जो जवाब रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को बार बार दिए गए हैं वो झूठ का पुलिंदा इन्हीं कुछ अधिकारियों ने भेजे हैं, जैसे RK काद्यान जी और अनिल बंसल। लेखराज तो तनख्वाह बढ़ाता था मेरे सामने। अच्छा हाँ बता, वो क्या नहीं जानता मेरे को? वो भी जानता है, अनीता रावत भी जानती है, सारे जानते हैं। इन्होंने अपना नाम क्यों नहीं लिख दिया? समझा अभी खतरे के समय सब जानते हैं हम तो। वो फर्जी MD आज तक अपने आप को फर्जी नहीं मान रही, बाकी एम्प्लॉय कहाँ मानेंगे जब तक जांच नहीं होती? RCS ऑफिस ही ऐसा है, जो RCS ऑफिस अपने आप को। हाँ दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक घोटाले मामले में जब मैंने विधानसभा की अंतरिम रिपोर्ट पढ़ी, माननीय दिल्ली विधानसभा की, तो उसमें जो मौजूदा RCS उस वक्त के थे उन लोगों पर क्रिमिनल कार्रवाई की अनुशंसा है।
वीरेंद्र सिंह उस वक्त, हाँ, उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी के बारे में भी अनुशंसा है। हाँ, मैंने उसकी रिपोर्ट मोदी को लिखी थी। हाँ, चीफ सेक्रेटरी ने भी इस मामले की भी जांच के आदेश दिए हैं। जो शिकायतकर्ता ललित कुमार है, इस बैंक से रिटायर्ड चपरासी हैं, उन्होंने ही सबसे पहले मुझे इनके मामले के बारे में बताया था। नरेला रिकवरी सेल में ही जो है उनका भी मामला था, जिस मामले में जो है उन लोगों को बाद में नौकरी से निकाला गया। फिर उन लोगों ने जो है कंप्लेन की एलजी साहब को, फिर उस पर फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी बैठी और इंक्वायरी में जो है वो जो रिपोर्ट निकल के आई, जिसे आरसीएस कार्यालय जनहित याचिका में लगातार कई तारीखों से छुपा रहा था, जब वो दिल्ली विधानसभा के रिकॉर्ड पे पाई गई, वहां से हमने उसको डाउनलोड करके कोर्ट के रिकॉर्ड पे रखा और हमने बताया माननीय न्यायालय को। तब जाके 19/12 को जो है दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया कि वो आरोपी प्रतिवादियों पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन कार्रवाई क्या करेंगे जी? उसके बाद आरसीएस ने चुनाव के लिए परमिशन दिलाने का प्रयास किया। वो इसी आरोपी बोर्ड को मतलब कि नो ऑब्जेक्शन कर दिया। अब एक चीज नहीं समझ में आती कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में बैठे अधिकारियों के पास या जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं स्टैंडिंग काउंसिल, उनमें क्या इतनी बेसिक समझ नहीं है कि जिन पे मतलब कि एक फर्जी एमडी बैठाने का 6 साल तक बैठाए रखने का फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में निकल के आ गया है, वो माननीय न्यायालय के संज्ञान में आ चुका है। हाँ, सुनवाई उस पर नहीं हुई है, 27/4 के लिए निर्धारित है, तो फिर आप उन लोगों को चुनाव लड़ने की परमिशन क्यों दे रहे हो? भाई क्यों अपने गले में फांसी लगाना चाहते हो? मतलब अधिकारियों में भी इतनी समझ नहीं है, अभी भी भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं छोड़ते बन रहा। जो सारा आरसीएस ऑफिस ही सारा भ्रष्टाचार है। इसका नाम भ्रष्टाचार ऑफिस लिखवा दो। क्या करें जी, मीडिया में भले मीडिया पे आरोप लगता रहा हो कि हम मामलों को भड़काते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी होती है, हम अपनी तरफ से बातें उतनी ही बताते हैं जिससे कि पब्लिक में पैनिक ना फैले। लेकिन जिन अधिकारियों के बारे में कह रहा हूं उनको ये बात समझ में आ रही है या नहीं? एमजी सत्या को देख लो, उसे नहीं पता था कि ये एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक है, उनको उसने कह दिया कि ये थल्लम पल्लम के दायरे में आते हैं, जबकि आरसीएस ऑफिस को क्या नहीं पता है? जब ऑडिट रिपोर्ट जाता है तो नहीं पता है कि नाबार्ड इनको फंड और सब्सिडी देता है। गुलशन आहूजा का नहीं पता, अर्थी को नहीं पता था, सबको पता है, सब अपना करते हैं। एक ये नया एआर बैंकिंग जो आया है, इनके बारे में कहा जा सकता है सुरेंद्र नारंग, इन्होंने समझदारी वाले काम किए हैं। इन्होंने एक्ट के मुताबिक आपके सीआईसी में भी हलफनामा जो दिया है वो बिल्कुल सटीक है। लेकिन उस हलफनामे की ही बात करें ना, तो बैंक जो है दिल्ली सरकार के शेयर के बारे में अलग अलग बयान देता रहा है। चेयरमैन साहब पे तो 340 लगी हुई है, उन्होंने तो कोर्ट के रिकॉर्ड पे मानने से इनकार कर दिया था कि नाबार्ड मतलब फंड देती है या दिल्ली सरकार का कोई शेयर है। हम तो अपने आप कमा रहे हैं, शेयर नहीं है। 340 लगी हुई है, नाबार्ड कुछ देता है और ना गवर्नमेंट देती है, हम अपने आप कमा रहे हैं। और उसके बावजूद हिम्मत देखो, जैसे गेहूं बोक है और मंडी में बेच रही है। अब ये माननीय राजेश शर्मा जी हैं, ये नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन वाली हुई सुनवाई में मौजूद थे, जिसमें कमीशन ने उस आपके एम्प्लॉय जिस पे मेरे साथ मिलित भगत का आरोप है, उसके और मेरे मामले में जांच में क्लीन चिट दे रखी है कि बैंक कोई दस्तावेज नहीं पेश कर पाया। बैंक ने मुझे नोटिस नहीं दिया, मुझे तो पीआईएल के मतलब हलफनामे में पता चला कि मेरे ऊपर मतलब इस तरह का कोई उटपटांग है। सबसे पहले तो मानहानि में पता चला, जब मानहानि का नोटिस आया, मगर भाई ये कौन है भाई? और मतलब बैंक को एक कॉमन सेंस नहीं है कि जब मैं वीडियो बना के खुलेआम आपके भ्रष्टाचार पब्लिक डोमेन में रख रहा हूं तो मुझे किसी एम्प्लॉय का नाम छिपाने की क्या जरूरत है? कोई लॉजिक है? जब अगला कोर्ट में पहले से मौजूद है, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन में पहले से मौजूद है, तो मैं किसी को बचाने के लिए आपके फर्जी एमडी की बात पब्लिक डोमेन में लेके आ रहा हूं। मतलब इतनी बचकानी बात। मतलब कोर्ट के रिकॉर्ड पे कोई तथ्य रखिए, तो ऐसा तो रखिए कि कल को अगर वो पब्लिक डोमेन में बातचीत के दौरान या किसी तरह अगर पब्लिक को अगर जागरूक करने के लिए हम जो ये वीडियोस चलाते हैं, इस दौरान अगर पब्लिक डोमेन में आते हैं तो कम से कम मतलब जो न्यायपालिका जो हमारी चलती है, वो माननीय जो वकील साहब लोग होते हैं, हम लोग उन्हीं के भरोसे रहते हैं।
हमारे अभी भी जो वकील साहब हैं क्षितिज मणिपाल जी, दिल्ली हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने जरा सा उनमें हिचक नहीं आई। उन्होंने देखा कि हाँ पिछले वकील ने गड़बड़ी की है, उन्होंने तुरंत कंप्लेन की। वो अलग बात है कि जज साहिबा ने उस कंप्लेन पे ध्यान नहीं दिया, मना कर दिया कि हम आपकी मेरिट पे सुनवाई करेंगे। कौशिक कितना बढ़िया वकील है, जो लिख के देता बैंक को वही बोला हम इसी की मानेंगे। अरे बैंक की अपनी समझ नहीं है कि वकील कोई अथॉरिटी थोड़े ना है, ये इतने पढ़े वकील लिखे हैं, कोई अथॉरिटी थोड़े ना है। मैंने कहा इतने पढ़े लिखे हैं इनके, वो देखो वकील आपको अपना पक्ष रखने के लिए एक माध्यम है। वकील चलाता है बैंक में, वो आपको कानून की सलाह दे सकता है, फैसला थोड़े ना दे रहा है वो, ये तो आपके ऊपर है ना। आरटीआई लगाई थी कि वकील कितना पैसा देंगे यहाँ से, इन्होंने आरटीआई का जवाब देना बंद कर दिया। सब जो इनके मतलब के होते हैं वो देते, बाकी नहीं। तो कुल मिलाकर सत्यवीर खत्री जी, आज का मकसद सिर्फ इतना था कि एक तो हम ये जो नया कार्यक्रम अपना शुरू कर रहे हैं हलफनामा नाम से, इसमें हम आने वाले दिनों में देश के बड़े बड़े मामलों में कोशिश करेंगे कि आपको जो है जो सही और गलत हलफनामे दिए जाते हैं और जिसकी वजह से मामले सालों साल खिंचते रहते हैं, ऐसे मामलों की हम अलग अलग वकीलों की टीम से जांच करवा के उस रिपोर्ट को जो है आपके सामने पेश किया करेंगे। खैर ये मामला तो मैं खुद जनहित याचिका करता हूं और इसलिए मैंने ये पूरा मामला जो है आपके सामने रखा है, क्योंकि ये जो परमिशन लेने वाला मामला है ये अब हमारी जनहित याचिका से जुड़ चुका है। तो और इससे हमारा सबसे बड़ा संबंध यही है कि हमने जो जनहित याचिका में जो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट से जो निवेदन किया था कि इस फर्जी एमडी को हटाया जाए, तो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने उस पर कार्रवाई शुरू की है। वो अलग बात है कि बैंक के जो पूर्व कर्मचारी हैं या जो अन्य शिकायतकर्ता हैं वो अभी भी आरसीएस महोदय आपकी कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि मतलब अभी भी अनीता रावत के 9 रिश्तेदार और बाकी रिश्तेदारों की भर्ती का मामला जो है वो अदालत के सामने विचाराधीन है और 19 दिसंबर को आपकी तरफ से कहा गया था कि आप लोग कार्रवाई करोगे, पर ये कार्रवाई पूरी नहीं है, ये आपको भी पता है। तो ठीक है, 27/4 को मिलते हैं, तब तक के लिए आपने कार्रवाई शुरू की है रजिस्ट्रार महोदय, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारा निवेदन है कि कृपया करके इस जो बैंक में जिन लोगों का खाता है, इन खाता धारकों की जो गाढ़े पसीने की कमाई है ना जी, उसका मतलब एक बार लिहाज करें और जो अन्य भी लोग जो अनीता रावत की तरह गलत तरीके से सैलरी ले रहे हैं उस पर तत्काल रोक लगाइए, क्योंकि आपके पास अधिकार भी है और पावर भी है, और रिकवरी का प्रोसेस शुरू किया जाए। ये नहीं कि आप जी एक फर्जी एमडी बैठी हुई थी उसको आपने बदलने का आदेश दे दिया और बात खत्म। भाई उसने जो 6 साल में जो सुविधाएं ली हैं, जो सैलरी ली है, जो उटपटांग फैसले जारी किए हैं, जो सोकॉल नोटिस जारी कर रखे हैं, एक तो आईटीबीपी के जवान को ताला चोरी के आरोप में नौकरी से निकाल रखा है सतपाल सिंह। हाँ यस, तो ऐसे आदेशों को रद्द कीजिए, और नहीं तो हमारा तो काम है जी, तो लड़ाई तो जारी रहेगी। जो भी समस्या हमारे पास आएगी हम डिटेल में पब्लिक डोमेन में रखेंगे और अदालत का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। और माननीय न्यायालय से क्या कहें, माननीय न्यायालय पे तो हमें पूरा भरोसा है ही। 27/4 के लिए माननीय न्यायालय ने जो निर्देश दे रखे हैं हम उसी के अनुसार माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बाकी परेशानियां लेके जरूर जाएंगे। जरूर मिलते हैं, धन्यवाद।